हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एलएलबी ऑडियो टिप्स के सेगमेंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल गुजराल है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जानेंगे, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल जानेंगे और रूल ऑफ लॉ के फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे जो उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में अपने अकॉर्डिंग बताया है, उनकी डेफिनेशन जानेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो अगर हम समझ लें तो हमारे लिए राइटिंग करना उसको आसान हो जाता है, एग्जाम वाइज में लिखना उसको हमारे लिए आसान हो जाता है। तो देखिए, इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है कि रूल ऑफ लॉ जो है सबसे सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ के अंदर जितने भी कानून आते हैं, जितने भी लॉ आते हैं, वो इसके अंदर बता रखे सब और सब ऑर्डिनेट हैं। देखिए, रूल ऑफ लॉ अलग ही आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। रूल ऑफ लॉ जो है एक सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सबसे सुप्रीम पावर है रूल ऑफ लॉ। और बाकी जितने भी कानून है वो इसके सब ऑर्डिनेट हैं, वो इससे छोटे हैं। जैसे इंटरप्रिटेशन हो गया, कोई कंसेप्शन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट है, कोई भी फंडामेंटल है, राइट है, जो भी है, गवर्नमेंट है, डिस्क्रिशन है, पावर है, जो भी डिस्क्रिप्शन राइट है, वो जजेस की मान लीजिए डिस्क्रिशन राइट है, डिस्क्रिशन राइट जो भी है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर ही कवर होती है। सबसे सुप्रीम रूल ऑफ लॉ ही माना जाता है हमारे कानून में। आइए हम अपने सेकंड डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए, इस डायग्राम में क्या बता रखा है, नो वन इज अबव द लॉ। इसमें कहा हुआ है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऑफिसर जिसकी ऊंची पोस्ट है वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता कभी भी। लॉ जो है वो हमेशा सुप्रीम रहेगा, क्योंकि उसकी पावर जो है बहुत अलग है, उसकी पावर हमेशा सुप्रीम है और उसका पालन करना हर एक पर्सन का कर्तव्य है, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऑर्डर को मानना। देखिए, इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है कि द लॉ, लॉ जो है सबसे ऊपर है और अस, हम जो है उससे नीचे हैं। लॉ से हम नीचे हैं, ऊपर नहीं है। और जैसे इस बुक में भी बताया हुआ है कि कानून की जो बुक है, लॉ की जो बुक है, वो सारी बुकों से अलग है, हर एक कंसेप्शन से अलग है। इसलिए इसको सबसे ऊपर का स्थान दिया जाता है कानून को, क्योंकि इसकी चीज़ को हर एक रूल को पालन करना हमारा कर्तव्य होता है, इसीलिए। और इस डायग्राम के अंदर आपको देख के पूरा स्पष्ट हो रहा होगा कि रूल ऑफ लॉ जो है सबसे सुप्रीम पावर होती है, जिसके अंदर ये डायग्राम में बताया हुआ है द लॉ सबसे ऊपर और अस, हम उसके नीचे हैं। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। आज हम जोन जोन से टॉपिक कवर करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक्स हैं, फर्स्टली हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड फुल कंसेप्ट। रूल ऑफ लॉ का पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे फर्स्टली हम। सेकेंडली हम कवर करेंगे फ्रेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल डी लीगल लाइट, ये इसका प्रिंसिपल है, हम इसको भी कवर करेंगे। थर्ड है एल्बर्ट वेन डाइसी रूल ऑफ लॉ। देखिए, सबसे पहले आप जानिए एल्बर्ट वेन डाइसी, इनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आगे आप कोई भी एग्जाम देंगे इसके अंदर भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है रूल ऑफ लॉ के बारे में, कि एल्बर्ट वेन डाइसी जी ने इसके अंदर क्या बताया था रूल ऑफ लॉ के अंदर। लास्टली हम पढ़ेंगे इसके कुछ तीन प्रिंसिपल्स रूल ऑफ लॉ के बारे में जो डिफाइंड करे गए हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर। तो आइए हम अपना लेक्चर आगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन के बारे में, उसका पूरा कंसेप्ट जानते हैं क्या होता है। देखिए, द रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट इज़ वेरी ओल्डेस्ट। ये तो आप सबको पता ही है कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा पुराना है। इट वॉज डिस्कस्ड बाय एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स सच एज प्लेटो एंड एरिस्टोटल। देखिए, इसमें बताया कि ये डिस्कस करा गया था, ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा डिस्कस करा गया था रूल ऑफ लॉ, प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ में जो है डिस्कस हुआ था ये रूल ऑफ लॉ। कब हुआ था? अराउंड 350 BC में। आगे चलते हैं। डिफाइंड बाय प्लेटो। देखिए, अब इसमें बताया है कि डिफाइंड बाय प्लेटो, प्लेटो जी ने अपने इसमें व्यू में क्या बताया रूल ऑफ लॉ के बारे में। इफ द ऑल पावर्स ऑफ लॉ विल बी इन अंडर ऑफ सम अथॉरिटीज सो दैट एंड हैज नन ऑफ इट्स ओन द कोलैप्स ऑफ द स्टेट विल बी अरोज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू मी। साफ साफ इसमें कहा हुआ है प्लेटो के बारे में, प्लेटो ने अपने बारे में रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है कि अगर कोई भी कानूनी पावर, अगर सारी कानून की पावर जो है कुछ अथॉरिटीज़ के अंदर आ जाएंगी अगर, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा और स्टेट्स के अंदर कितने कोलैप्स हो जाएंगे, कितने तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी फेस करने के लिए, और हमें खुद भी नहीं पता होगा। तो इसलिए कहा हुआ है कि लॉ को जो है हमेशा मास्टर होना चाहिए, सारी अथॉरिटीज़ का मास्टर होना चाहिए। जैसे अगली लाइन में बताया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है, डेट्स वाई लॉ शुड बी मास्टर ऑफ ऑल अथॉरिटीज़
एंड गवर्नमेंट इज इट्स स्लेव ऑफ लॉ। इसमें बताया हुआ है कि जो कानून है वो हमेशा मास्टर होना चाहिए हर एक अथॉरिटी का, और गवर्नमेंट जो है वो इसकी स्लेव ही होती है, स्लेव होनी चाहिए। अगर स्लेव नहीं होगी, अगर उससे ऊपर होगी तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स अरोज होंगे बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम। इसमें प्लेटो ने अपने अकॉर्डिंग बताया रूल ऑफ लॉ के बारे में। सेकेंडली हम जानते हैं एरिस्टोटल जी ने इसके बारे में क्या प्रोनाउंस किया है। देखिए, एरिस्टोटल ऑल्सो प्रोनाउंस द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ बाय राइटिंग दैट लॉ शुड बी द फाइनल सॉवरेन। एरिस्टोटल जी ने बताया इसमें कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो बाय राइटिंग होना चाहिए, और लॉ जो है सबसे बड़ा फाइनल सॉवरेन है, फाइनल शक्ति है, फाइनल पावर है। सॉवरेन मतलब स्वतंत्रता, सबसे बड़ी पावर है ये लॉ जो है। एरिस्टोटल ने अपने व्यू में कहा है कि कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, और ये जो है फाइनल सॉवरेन होता है, फाइनल पावर होती है, फाइनल शक्ति होती है ये कि हर एक कानून की। अगली इसमें हम जानते हैं कि फ्रेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट। इसका जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का वो हम जानते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये 4 मार्क्स में 10 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम्स में। रूल ऑफ लॉ के एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी भी आप एग्जाम देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तो उसमें भी पूछा जाता है। तो आइए, द फ्रेज रूल ऑफ लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट। इट रेफर्स टू ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। Rule of law is one of the basic principles of the English Constitution and the doctrine is accepted in the Constitution of USA and India as well। देखिए, इस प्रिंसिपल में बताया हुआ है कि ये जो लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट जो है वो ये रेफर करता है गवर्नमेंट को कि जो रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट के ऊपर, वो जो है गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड होकर नहीं वो करता, और ना ही ये किसी आदमी के ऊपर बेस्ड होकर चलता है। ये जो है रूल ऑफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड होकर चलता है। इसकी जो कंसेप्शन है, इसका जो पूरा स्टार्टअप है वो रूल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम है, इसलिए जो है वो किसी बंदे के हाथ में नहीं होता, किसी पर्सन और किसी पोस्ट में नहीं होता रूल ऑफ लॉ। ये किसकी अपनी एक अलग ही पावर है, जो एक अलग पावर जो है बेसिक प्रिंसिपल है ये इसका, और जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि इसको जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्सेप्ट करा गया था और इंडिया में भी इसको एक्सेप्ट करा गया। अब अगले उसमें आते हैं, द एंटायर बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द डॉक्ट्राइन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। द एंटायर बेसिस जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जो पूरा एंटायर बेसिस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जितने भी कानून है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो कैट हो, कुछ भी हो, तो वो जो चीज़ है वो डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल ऑफ लॉ के अंदर ही कवर होती है। क्योंकि हमने सुना है, अभी हमने बताया कि रूल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम पावर है, तो इसलिए हर एक चीज़, हर एक कानून जो है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर ही कवर होता है। आइए हम अब आगे चलते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना, एल्बर्ट वैन डाइसी रूल ऑफ लॉ, इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बारे में 20 नंबर में क्वेश्चन आता है रूल ऑफ लॉ के बारे में, कि बताइए रूल ऑफ लॉ के बारे में बताइए, पहले पूरा कंसेप्ट बताइए, फिर एल्बर्ट वैन डाइसी जी ने क्या कहा था रूल ऑफ लॉ के बारे में। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। एल्बर्ट वैन डाइसी इज़ ए ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट। इसमें बताया हुआ है कि एल्बर्ट वैन डाइसी जो है वो एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट थे, और एल्बर्ट वैन डाइसी हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन हिज बुक। देखिए, एल्बर्ट वैन डाइसी जो हैं, इन्होंने कंसेप्ट, जो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो अपनी बुक में डेवलप करा था रूल ऑफ लॉ का। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है, तो ये कितने बड़े इंसान हैं, फिलोसफर्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं ये। द रूल ऑफ लॉ इन हिज बुक, अब इन्होंने अपनी बुक के अंदर कवर करा। आइए, इनकी बुक कौन सी थी, इनकी बुक का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, बुक का नाम था द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, जो 1885 में बनी थी, 1885 में इन्होंने लिखी थी बुक। एल्बर्ट वैन डाइसी हैज़ डिफाइंड द 3 प्रिंसिपल। इन्होंने देखिए बताया है, इन्होंने जो अपने इसमें तीन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है कि इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर ही रूल ऑफ लॉ जो है बेस्ड है। इन 3 प्रिंसिपल्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है अपने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में, अपनी रूल ऑफ लॉ की बुक में। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनकी बुक है 1885 में बनी, इसको आप याद रखिएगा। आइए हम इनके प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर ए डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। सेकेंड है, नो मैन इज अबव द लॉ। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशनल इज रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड।
ये जो है मैंने आपको 3 प्रिंसिपल्स बता दिए, इसके बारे में हम ब्रीफली अभी हम आगे जानेंगे। अब पहले आप इन तीनों को याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसके लिए सेपरेट स्लाइड इसलिए बनाई है ताकि आप सिर्फ अगर इनकी ये डेफिनेशन को भी याद कर लेते हैं, सिर्फ नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर ए डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, तो ये बहुत सफिशिएंट है। अंदर जो है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो एक रीजनेबल चीज़ होगी उसी को लिखना। सेकेंडली, नो मैन इज अबव द लॉ, कोई भी इंसान जो है वो लॉ से ऊपर नहीं होता। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल इज रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजल्ट है बाकी और ऑर्डिनरी लॉ का। आइए हम आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ बाय एल्बर्ट वैन डाइसी। फर्स्ट हम जानते हैं, नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर ए डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। देखिए इसमें बताया हुआ है, नो पर्सन कुड बी पनिश, द गवर्नमेंट कैन नॉट पनिश एनी वन मेयरली बाय इट्स ओन फियट। इसमें बताया है कि जो कोई भी पर्सन है वो पनिश नहीं हो सकता, गवर्नमेंट उसको पनिश नहीं कर सकती जब तक उसने कोई गुनाह करा ही ना हो। अगर इस सबसे पहली बात मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि जैसे 100 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये आपने लाइन हर बार बहुत बार सुनी होगी, लॉ स्टूडेंट ने बहुत बार सुनी होगी। तो इस डेफिनेशन में, इस प्रिंसिपल के अंदर यही बताया है, नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर ए डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। वो अगर किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं करता तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। अगर वो कानून को तोड़ता है, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक वो ऑफेंडर प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक उसको ऑफेंडर नहीं माना जाएगा और उसको सज़ा नहीं मिलेगी। देखिए, पर्सन इन अथॉरिटी डू नॉट एंजॉय वाइड आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब जो भी पर्सनस हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट में अल्ट्रा वायरस जाके काम नहीं कर सकते, बियॉन्ड द पावर ऑफ द जाके काम नहीं कर सकते। अगर वो अपनी बियॉन्ड द पावर ऑफ जाके काम करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अल्ट्रा वायरस हुई, अल्ट्रा वायरस मीन्स कि बियॉन्ड द पावर ऑफ हुई, तो उसके लिए जो है ब्रीच ऑफ लॉ माना जाएगा, तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर उसने कोई गुनाह करा ही नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ये हमारे रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में बताया हुआ है। सेकेंडली हम प्रिंसिपल जानते हैं, नो मैन इज अबव द लॉ। इसमें बताया है, नो मैन इज अबव द लॉ, इट मीन्स दैट ऑल इज वन ऑफ फॉर लॉ। इसमें बताया है कि देखो, कोई भी इंसान जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। और इसमें बताया है कि कोई भी बंदा, कोई भी पोस्ट, कोई भी ऑफिसर जो है, उसके लिए कानून बराबर है जितना दूसरे लोगों के लिए बराबर है। अब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा इंसान है, कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसके लिए कानून अलग है, गरीब आदमी है तो उसके लिए कानून अलग है। इसमें बताया कि सबके लिए कानून जो है वो इक्वली है। नो बडी इज अबव और एनी अदर पोस्ट इज नॉट टू अबव और कांट यूज लॉ विद इन द अंडर देयर फेवर फॉर एनी एडवांटेज। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल ह्यूमंस हु इज सर्वाइविंग इन द अर्थ। ऐसा बताया, कोई भी इस पृथ्वी में जो भी रह रहा है इंसान, कोई भी इंसान हो, वो उसके लिए कानून बराबर है। हर एक इंसान के लिए कानून बराबर है। ये किसी की फेवर नहीं लेता, कानून किसी की फेवर नहीं लेता। हमेशा जो है हर एक इक्वली होकर चलता है, इक्वली पावर इस्तेमाल करता है। और जो इसकी पावर होती है बहुत ज़्यादा सुप्रीम होती है। तो इसलिए बताया कि कोई भी पोस्ट जो है वो इससे अबव नहीं जा सकती। और सबको इसमें, जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी अर्थ के अंदर रह रहे हैं, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के साथ। और लॉ जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के फेवर ना लेते हुए वो सिर्फ अपना न्यूट्रल माइंड इस्तेमाल करता है। न्यूट्रल माइंड वो को इस्तेमाल करके, इम्प्लाइड करके अपनी जजमेंट सुनाता है उसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। ना कि किसी को ये देखते कि वो इंसान जो है अमीर है, पैसे वाला है, या इंसान जो गरीब है ये इसको जो है न्याय ना मिले। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, सबको इक्वली जो है न्याय मिलता है इसके अंदर। थर्ड हम जानते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इसमें बताया है कि इट डिफाइंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ऑल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। रेमेडीज हैव दैट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अब हम ये बात हम ये बात जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है। तो इसमें बताया है कि ये जो डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है सारे ऑर्डिनरी लॉ का। जितने भी हमारे लैंड के अंदर जो लॉ है ना, जो हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी कानून है, जितने भी, उसके अंदर रेमेडीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेमेडीज़ दी गई है उसके लिए, उस कानून के लिए, उस ऑर्डिनरी लॉ के लिए। कहीं अगर कोई चीज़ की रेमेडी ना मिले कोई भी कानून के बारे में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर मिलेगी। और उसके बारे में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है
सबसे सुप्रीम पावर है और सारे ऑर्डिनरी लॉ से अबव है, ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, ये सबको बात पता ही होगी। आइए हम अब आगे चलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स को जानते हैं रूल ऑफ लॉ के। जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, इसमें 5 प्रिंसिपल्स बता रखे हैं रूल ऑफ लॉ के, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जो है इसको पार्ट वाइज भी लिखेंगे ना अगर एग्जाम्स में, जो मैंने अभी पूरी वीडियो में बताया, अगर आप इसको एग्जाम्स में लिख कर भी आते हैं ना, अपने माइंड को इम्प्लाई करके हुए भी, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको रिटर्न में भी लिखते हुए भी, अगर वहाँ पे आप अपना माइंड भी पूरा इम्प्लाई करेंगे, उसके अलावा और भी कुछ अदर पॉइंट्स आएंगे आपके माइंड में, तो आपको नंबर्स और ज़्यादा गेन करने में आसानी होगी। आइए हम इसको भी डिस्कस करते हैं, इसके 5 प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसके। फर्स्टली है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो होता है, सबसे सुप्रीम, मैंने आपको बताया, जैसे रूल ऑफ लॉ जो है मैंने आपको बताया सबसे सुप्रीम पावर है। अब सबसे सुप्रीम पावर होने का मतलब ये है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जितने भी उसके कर्तव्य, जो भी काम है उसका कानून का, वो सुप्रीमेसी करके ही देगा। अब ये देख के नहीं देगा कि भाई, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई इंसान अमीर है, कोई इंसान गरीब है, ऐसे करके नहीं देगा। अब वो ये देख के देगा उसकी सुप्रीमेसी पावर क्या कहती है, उसकी सुप्रीम पावर है क्या, तो वो उसी पावर को देखकर ही अपनी पावर को बताएगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ जो होती है सुप्रीमेसी होती है, वो किसी के दबाव में रह के काम नहीं करती, वो अपना न्यूट्रल रह के काम करती है, इसलिए इसको सुप्रीमेसी कहा गया है। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए कानून को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है कि कानून जो है जस्टिस दिलाता है हर किसी को। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ही बताया हुआ है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कानून के लिए। सेकंड हम जानते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसमें बताया है, ये लाइन तो आप सबको समझ ही आ गई होगी वैसे तो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसमें बताया हुआ है कि कानून जो है वो सबके लिए इक्वल है, गरीब हो अमीर हो चाहे जो भी हो, जोन सी मर्जी पोस्ट का इंसान हो, कोई गरीब इंसान हो कोई बहुत अमीर भी इंसान हो, सबके लिए कानून बराबर है और वो अपना न्यूट्रली काम करता है कानून। वो किसी को ये देख के नहीं करता कि वही वो इंसान अमीर है तो मैं उसके फेवर में जजमेंट दे दूं, ऐसा नहीं होता। इक्वली मतलब कि इक्वली ट्रीट करा जाता है दोनों पार्टीज़ को। प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो 2 पार्टीज़ होती हैं, पिटिशनर रिस्पोंडेंट जो भी होते हैं, अपीलेंट जो भी होते हैं ना, ये सारी पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ हैं, सबको इक्वली ट्रीट करा जाता है। अब किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता इसके अंदर, नहीं तो ये कानून की जो है अपमान होगा, ये कानून का अपमान होगा अगर इसके अंदर इक्वालिटी ट्रीट नहीं किया गया तो इसलिए बताया हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है सबको इक्वली मिली हुई है और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है इसके अंदर। आइए अब हम थर्ड जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब इसमें बताया हुआ है कि देखिए, सबसे पहले आता है हमारे डेमोक्रेटिक पिलर में हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव, सेकेंडली आता है जुडिशरी, थर्ड आता है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव वो जो कानून बनाते हैं और जो सबसे ज़्यादा वोट जिसमें पास होते हैं और जो उस कानून को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, उसी को लॉ को इम्प्लाइड करा जाता है। और वो इम्प्लाइड कौन करवाता है, कानून को इम्प्लाइड कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव। और उस कानून की इंटरप्रिटेशन देता कौन है, कानून सही है गलत है लॉ के अकॉर्डिंग, कि किसी के फंडामेंटल राइट को ब्रीच तो नहीं कर रहा वो कानून। अगर वो जो बिल पास हुआ है, जो वो कानून बना है, बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन करके देखता है कानून कि इसके अंदर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच तो नहीं हो रहा, तो इसमें यह बताया हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर में कि हर एक तीनों अथॉरिटीज़ की जो है अलग अलग पावर डिफाइन करी गई हैं, जिससे कोई भी एक दूसरे की पावर के अंदर जो है हस्तक्षेप ना करे। हस्तक्षेप ना करने का मतलब यह है कि उसके काम में टांग ना अड़ाए। जैसे लेजिस्लेटिव का काम है कानून को बनाना, जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन करना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लाइड करवाना, कानून को इम्प्लाइड करवाना। उसको इम्प्लाइड करवाने का मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से उसके कंसेप्ट को जो है हर जगह लागू करवाना और उसको फॉलो करवाना हर एक बंदे से, हर एक पर्सन से। थर्ड भी हम समझ चुके हैं, अब आते हैं फोर्थ पे, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, जो इंडिया के जजेस हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो हमारे सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, वो डिसीजन मेकिंग का फॉर्मूला अपनाते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब कि डिसीजन लेना, पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेना किसी भी केस के अंदर। अब उसके अंदर डिसीजन लेके उसकी जजमेंट को पास करना। अब जजमेंट जो है एक फेवर में नहीं होनी चाहिए,
जजमेंट जो है वो इक्वली होनी चाहिए। अब जैसे हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सेम थोड़ा कंसेप्ट इसमें भी वही बताया हुआ है कि पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में मतलब है कि दोनों पार्टीज के फेवर में कुछ चीज़ होनी चाहिए, कुछ उस पार्टी के फेवर में होनी चाहिए। अब ये ना हो कि पहले एक ही पार्टी के फेवर में दे दी, दूसरी पार्टी के फेवर में नहीं दी गई, तो ये तो अपमान हुआ दूसरी पार्टी का। तो इसमें बताया कि डिसीजन मेकिंग का भी इसकी पावर है, डिसीजन मेकिंग की भी इसकी पावर है। आइए अब हम पांचवा जानते हैं लास्ट, फेयरनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। देखिए फेयरनेस का मतलब इसमें यह है, फेयरनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ का, कि कोई भी कानून है, कोई भी जो इम्प्लाइड करवाया जाता है उसकी जो एप्लीकेशन होती है उसको फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए। कानून को फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए। कोर्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो उसको फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए कानून के अंदर, एक फेयरनेस होनी चाहिए अलग से उसको ट्रीट करने की। उसको जो एम्प्लॉयड करवाते हैं, कानून को जो एम्प्लॉयड करते हैं उसकी फेयरनेस होनी चाहिए। इसके बारे में ये बताया हुआ है कि इसके फेयरनेस को ही दर्शाया जाना चाहिए। तो इसके हमने 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस करे हैं, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए हैं हमने रूल ऑफ लॉ के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी किसी भी कंसेप्ट को लेकर कोई भी इशू है, कोई भी छोटे से छोटा इशू है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इससे क्या होगा, मेरी भी थोड़ी और नॉलेज गेन होगी, उसके बारे में मैं स्टडी करके और आगे आपको पूरा बताऊंगा। तो आगे से मैं कोई भी अगर वीडियो लेकर आऊँगा तो उसके लिए पूरा कंसेप्ट मैं आपके सामने ब्रीफली डिफाइन करूँगा। तो ओके, अगली बारी में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।